प्रीवियस लेक्चर्स में हम ये जान चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए, इसके रिलेटेड भी हमारा डिस्कशन हो चुका था। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले होते हैं कि क्या होता है एक नॉर्मल स्टॉक मार्केट, के स्टॉक मार्केट के अंदर जो आता है नॉर्मली होती है कौन है, अलग अलग कंपनियां होती है, राइट। कंपनीज क्यों आती है, पब्लिक के पास पैसा लेने के लिए, मतलब फंड रेस करने के लिए हमेशा वो आई हुई होती है। तो उनको क्या ज़रूरत पड़ती है पैसा रेस करने के लिए, कौन से प्रोसेस के थ्रू होकर वो हमेशा मार्केट के अंदर आती है, क्या क्या चीज़ें उनको देखनी चाहिए, कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं उनके कंपनीज के अंदर, ये सब चीज़ों का डिस्कशन हमको करना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आईपीओ, जिसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हमने ये देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि टाइप्स ऑफ मार्केट के अंदर को अलग अलग मार्केट्स आते थे, जैसे कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, डिबेंचर्स, डेब्ट्स एंड बॉन्ड का, डेरिवेटिव्स का, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, राइट। तो प्राइमरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी कोई नया वर्ड तो है नहीं हमारे लिए। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, शुरुआत की प्रोसेस, कुछ काम नया शुरू कर रहे हैं उसकी प्रोसेस, तो उसको कहा क्या जाता है, मतलब स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में फंड रेज करना, मतलब पैसा विड्रॉ करना। तो अब अगर कोई कंपनी है कि उसके पास कितने वेज है जिससे वो लोगों से या किसी की तरह भी पैसा रेज कर सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है कि अब कंपनी पैसा रेस करना क्यों चाहती है, उसका मेन मोटिव क्या होगा, एक्सपांशन करना, मतलब कि उसको अपना जो ग्रोइंग बिजनेस है ना उसको और भी ग्रो करना है। प्रॉफिट मेकिंग तो है ही, पर उसको और प्रॉफिट मेकिंग वो करना चाहती है। तो उसके लिए मेन चाहिए क्या, उसके पास लिक्विडिटी, रोकड़ा होना उसके पास हमेशा जरूरी है। तो ये पैसा लाने के लिए वो कर क्या सकते हैं, सबसे पहले होगा क्या, वो बैंक के पास से पैसा उधार ले सकते हैं, मतलब कि बैंक से नॉर्मल लोन ले लिया। अब लोन ले लिया लेकिन हो गया क्या, चलिए कंपनी का ग्रोथ भी अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज होती है ना कि पैसा रिटर्न करना, मतलब उसको ईएमआई पे करना, इंटरेस्ट देना। तो यहां पे नो डाउट आपके प्रॉफिट्स हो रहे होंगे, लेकिन क्या होगा, धीरे से कोई ना कोई जगह पे ड्रैग डाउन हो जाएगी। क्यों, आपके पास जो अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए था ना उसका कुछ जो होता है ना एक्सपेंसेस में वो हमेशा निकल जाता था। तो कंपनी क्या सोचती है, चलिए बैंक के पास नहीं जाना, ठीक है। दूसरा वो क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या होंगे कि मतलब समझिए कि ग्रुप ऑफ पीपल, किस तरह से कि एक बड़ी कोई कंपनी है, कि कोई बड़ा इंडिविजुअल पर्सन है जो एक बड़ी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। अब कंपनी है इंस्टीट्यूशंस को क्यों प्रिफर नहीं करती, सपोज कीजिए कोई एक बड़े इंडिविजुअल के पास उसके कंपनी की बड़ी होल्डिंग चली गई, तो होगा क्या, उस कंपनी की बड़ी होल्डिंग चली गई, मतलब डोमिनेशन वो पर्सन जो मतलब थर्ड पार्टी है उसके पास आने के चांसेस हो सकते हैं। तीसरा जो है आईपीओ, वो हम अभी डिस्कस करने वाले, लेकिन उसके पहले का बात का जो है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड, ये मैं आपको बताता हूं, ये भी हम लोगों का डिस्कशन हुआ था। डिबेंचर्स बॉन्ड क्या होता है कि पैसा उधार पे दिया जाता है कुछ समय के लिए, उस समय के दौरान आपको वो इंटरेस्ट पे करती है कंपनीज। अब बचे कौन से हमारे, आईपीओ एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब इक्विटीज, जो हम आज के लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले। तो नॉर्मल अब आईपीओ होता क्या कि कंपनी आईपीओ के प्रोसेस के थ्रू होके निकलती है। आईपीओ लाइक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के, जब भी मतलब पब्लिक वर्ड, एक वर्ड सुनाई दिया आप लोगों को, पब्लिक मतलब एक पर्सन से नहीं, बहुत सारे लोगों से फंडिंग उठानी है किसी बड़ी कंपनी को, तो वो कोई भी कंपनी है ना डायरेक्टली आ नहीं सकती, आईपीओ के थ्रू मार्केट में लॉन्च नहीं हो सकती। उसके पास होना क्या चाहिए, लास्ट 3 to 4 ईयर्स की बैलेंस शीट होना जरूरी है कि वो मार्केट में एस्टेब्लिश्ड है। ऐसा नहीं कि कल मैंने कंपनी बना दी अपनी, आज जाके मैं पब्लिक से फंडिंग उठा दूं, ये कभी नहीं होने देगी। कौन नहीं होने देगा, तो सेबी कौन है, हमारी नॉन गवर्निंग बॉडी है जो मार्केट को रेगुलेट करती है, जो इन्वेस्टर्स का पैसा डूब ना जाए ना उसके हित में हमेशा रहती है। तो आईपीओ क्या होगा कि कोई भी कंपनी है ना किसी एक पर्सन को हायर करेगी, क्यों हायर करेगी, ताकि वो अपनी कंपनी का एक अच्छे से वैल्यूएशन निकाल सके। वैल्यूएशन मतलब क्या होगा कि उसकी जो कंपनी है ना कितनी वैल्यू की होने वाली है। अब कोई भी एरा गैरा पर्सन वैल्यूएशन नहीं निकाल सकता, क्या होगा, एक पर्टिकुलरली वर्ड आता है यहाँ पे, कंपनी अपॉइंट्स एंड मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर क्या होता है, एक सेबी रजिस्टर्ड होता है। अब मर्चेंट बैंकर मतलब वैल्यूएशन निकालने वाला। अब वैल्यूएशन कोई भी तो निकाल नहीं सकता, जिसको कंपनीज का नॉलेज हो, अकाउंटिंग्स का नॉलेज हो, कंपनी किस तरह से रन करते हैं, क्या क्या चीजें आती है, इसका नॉलेज होता है ना, वो लोग ही मर्चेंट बैंकर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए मर्चेंट बैंकर को ना मैंने अपॉइंट कर लिया,
ठीक है, मैं एज एन कंपनी मर्चेंट बैंकर को अपॉइंट कर लिया। अब मर्चेंट बैंकर को मैं अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन दूंगा, उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, एक DRHP रेडी करेगा। DRHP मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। मतलब सिंपल वर्ड में मैं आपको बताऊं, अगर आपको किसी जगह पे जॉब करने जाना है तो डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, होना क्या चाहिए, आपके पास एक CV होना जरूरी है। मतलब उसके अंदर आपका A to Z बायोडेटा, आपने क्या क्या काम किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या क्या है, वो हर एक चीज़ आपको उसके अंदर लिखी हुई मिलेगी। तो सेम चीज़ DRHP क्या है, कंपनी का बायोडेटा है, कि मतलब कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन है, कंपनी कितने टाइम से एस्टैब्लिश्ड है, कंपनी कौन से सेक्टर में है, कंपनी पैसा क्यों रेस कर रही है, कंपनी ये पैसा जो रेस कर रही है उसका क्या काम करने वाली है, कंपनी कितने के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से है, ये हर एक चीज़ DRHP के अंदर लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब DRHP मिलना कहाँ चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। हम करेंगे क्या, सिंपल, हमने जो बात करी थी कि सेबी जो हमारे नॉन गवर्निंग बॉडी है, सेबी को क्या होता है, कंपनीज को हर एक चीज़ पहले ही बतानी पड़ती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी पड़ती है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम गए सेबी की वेबसाइट पे, यहाँ पे फर्स्ट ही लिंक है, ये हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे फाइलिंग्स, बहुत सारी चीज़ है जो हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ आती है। अभी जो हम DRHP के अकॉर्डिंग जो जा रहे हैं वो कौन सा होगा, फाइलिंग्स में क्लिक किया। यहाँ पे देखिए पब्लिक इश्यूज, मैंने बात करी है आप लोगों से पब्लिक से पैसा रेस करने की बात। तो देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला है ना, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, हमने किया, इस पे क्लिक किया हम लोगों ने, यहाँ पे क्लिक, क्या हुआ, बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखा रही है, अलग अलग कंपनी के IPOs थे, गो फैशन, टारसन, लेटेंट व्यू, सफायर, 197। तो ये क्या है, यहाँ पे इनके DRHP है। जैसे कि हम ओपन करते हैं लेटेंट व्यू एनालिटिक्स का, तो देखिए ओपन हो गया। यहाँ पे एक आपको लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे कितने पेजेस का है, 349 पेजेस पे। यहाँ पे है ना कंपनी का हर एक चीज देखिए मेंशन किया हुआ है कि डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, हर एक चीज के कंपनी के साथ आप इन्वेस्टमेंट करो तो रिस्क फैक्टर्स क्या है, कंपनी कौन है, बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे के रखी हुई है, हर एक चीज प्रोवाइड करवाती है कंपनी के प्रमोटर्स कौन थे, हर एक चीज। अब नॉर्मली ये चीज हमको देखनी क्यों पड़ती है, क्योंकि क्या है, मैं किसी कंपनी को अपना पैसा दे रहा हूं, और जब भी हम पैसा देते हैं ना, हम हर एक चीज क्रॉस चेक्स करते। तो IPO मतलब आप किसी भी कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हो तो आपके पास वो कंपनी का इंफॉर्मेशन आपको पता हुआ होना जरूरी है कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन कौन से, कंपनी क्या फ्यूचर में करने वाली है, कंपनी के पास क्या क्या थ्रेट है, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स है उनके, ये चीजें ना आपको पता होना नॉर्मली हमेशा जरूरी होना चाहिए। डायरेक्टली किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है। ठीक है, चलिए तो आगे के स्टेप्स हम देखते हैं। फिर क्या है कि जो DRHP है ना जाता है सेबी के पास। अब सेबी है ना वेरीफाई करती है उसको। क्यों वेरीफाई करेगी, क्योंकि होगा क्या कि अगर माने मैंने कल जाके कोई फ्रॉडुलेंट कंपनी बना दी और IPO के लिए फाइल कर दिया, 3-4 साल से चला रहा था कंपनी खाली बताने के लिए, और मैंने बता के फाइल कर दिया। अब मेरा इंटेंशन शायद ये था कि मेरे को पैसा लेके भाग जाना था, पॉसिबिलिटी है ना, शायद कोई कंपनी है उसका सेम टाइप का मोटिव हो, तो होगा क्या, इसी वजह से क्रॉस वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि लोग पैसा इन्वेस्ट करें तो उनका पैसा बचा हुआ रहना चाहिए। ये मेन इंटेंशन होता है सेबी का, इसी वजह से वेरीफाई करेगी। अब कंपनी को IPO के लिए अप्रूवल मिल चुका है, अब कंपनी चाहे ना तब कभी भी IPO ला सकती है। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कभी भी, क्यों, सपोज अब कोई भी कंपनी है वो क्या सोचेगी कि कैसा मार्केट अच्छा हो। मतलब दो टाइप के मार्केट्स आते हैं, एक आता है बुलिश मार्केट, दूसरा आता है बेरिश। बुलिश मतलब क्या होता है, जो हमेशा लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है कि ऊपर ही जाता है। दूसरा क्या होगा, बेरिश, कि हर दिन नए लोअर प्राइसेस पे वो ट्रेड करता है। दो टाइप के मार्केट से जो भी बड़ा कंपनी का पर्सन होगा ना, वो क्या सोचेगा, मैं बुल मार्केट के अंदर लाना चाहूँगा। मतलब कि अगर मेरे को 1000 करोड़ की जरूरत है ना, तो लोग मुझे 2000 करोड़ देने के लिए आ जाए, कि लिक्विडिटी बहुत होनी चाहिए मार्केट में। ये इंटेंशन होता है हमेशा एक कंपनी का, जो IPO लाने वाला पर्सन होता है उसका। ठीक है, अब IPO होता क्या है, नॉर्मल 3 दिन के लिए ओपन रहता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब 3 दिन के लिए क्यों ओपन होता है, क्योंकि 3 दिन के लिए ओपन होता है। अब किस तरह से, मैं ये आपको बताता हूँ कि सपोज कीजिए मेरी कंपनी थी, ठीक है, 100% मेरा था, मैंने क्या सोचा 25% है ना, मैं पब्लिक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। अब ये 25 है, वो एज इन जब पब्लिक देखने जाओगे आप लोग तो वो पूरा 100 हुआ, राइट।
तो वो 100 में से क्या होता है 90% है ना सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, कि 100 लोगों की जगह है ना तो मिनिमम 90 लोग आ जाने चाहिए। ठीक है, अब ये 90 लोग कितने दिन में आने चाहिए, तो 3 दिन के अंदर आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि कंपलसरी 3 ही दिन है, आप सेबी से परमिशन ले सकते हो और डेज एक्सटेंड करवा सकते हो कि मिनिमम 90% आपको फिलअप करवाना ही है। अब मानिए मैंने आईपीओ ओपन कर दिया, मेरा आईपीओ इतना अच्छा था कि 90% फिलअप हो गया, पूरा ही फिलअप हो गया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 14 डेज के अंदर है ना कंपनी को लिस्ट करवाना पड़ेगा अपने एक्सचेंज के अंदर। एक्सचेंजेस हमारे 2 होते हैं, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा होता है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये हमें ना दूसरे जब सेकेंडरी मार्केट वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना उसमें हम ये चीज़ बताऊंगा मैं आप लोगों को, क्यों 14 डेज के अंदर लिस्ट करवानी है। अभी इस पे हम डिस्कशन करते हैं कि मानिए मुझे 1000 करोड़ की जरूरत थी आईपीओ में, मेरे पास आ गए 1500 करोड़, 1500 करोड़ आ चुके, अब मैं किसी को अपने शेयर्स नहीं दे रहा और पैसा भी रख ले रहा हूँ, यह है तो एक गलत चीज़ ही, मतलब मैं पैसों का रोल ओवर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये एक इलीगल चीज़ होती है। अगर मैं 14 डेज से ज़्यादा का टाइम लेता हूँ तो सेबी है ना पेनल्टीज लगा देती है मेरे पे, एज इन कंपनी पे वो पेनल्टीज लगा देती है। तो ये ना आईपीओ का प्रोसेस है कि कौन से प्रोसेस के थ्रू होके आईपी कंपनी आती है मार्केट के अंदर। अब आगे जो हम देखेंगे ना कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तो 90% में कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स आते हैं हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्या यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स लिखा हुआ है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, उसके बाजू में देखिए लिखा हुआ है कि 50% रिजर्वेशन, मतलब जो 25 जो था वो पब्लिक के लिए पूरा 100% था, तो वो 100 में से 50% किसको देना है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, मतलब जो बिग बॉय प्लेयर्स होते हैं ना कि एफआईआईज आएगा, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआईज मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स जो बड़ा बड़ा पैसा लगाते हैं। अब ये लोग बड़ा पैसा लगा रहे हैं, मतलब होगा क्या, इनको 10 करोड़ से ज़्यादा की बिडिंग करनी पड़ती है हमेशा इन्वेस्टमेंट करने के लिए आईपीओ के लिए अंदर। दूसरा क्या है हमारा, हाई नेट इन्वेस्टर्स, मतलब एचएनआई क्लाइंट्स, जिनको क्या करना पड़ता है 2 लाख से ज्यादा की बिडिंग करवानी पड़ती है। लास्ट में कौन है, रिटेल इन्वेस्टर्स, हम जैसे नॉर्मल पर्सन जिसके लिए क्या 35% रिजर्व रखा हुआ है। अब बात करते हैं कि इन लोगों को अलॉटमेंट किस तरह से होता है। अलॉटमेंट क्या होता है, जो क्वालिफाइड वाले हैं ना उनको क्या है 50% रिजर्वेशन दिया है, मतलब 50 लोगों की बैठने की जगह है और मानो आ गए 100 लोग बैठने के लिए, तो होगा क्या, उन हर एक को मिलेगा, किस तरह से, प्रो रेटा के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएगा कि सबको आधा 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 करके मिल जाएगा। दूसरे आ गए हमारे एचएनआई, उनके लिए भी सेम चीज है कि 15 लोग है, मानो 30 लोग आ गए बैठने के लिए, सबको प्रो रेटा के अकॉर्डिंग हाफ हाफ मिलेगा, लेकिन मिलने वाला है वो कंपलसरी। बचा कौन लास्ट में, रिटेल इन्वेस्टर्स। हम लोगों के लिए क्या है, लॉटरी सिस्टम, कि अगर आपको लग गया तो आपकी किस्मत, अदरवाइज नहीं। अब एज इन रिटेल इन्वेस्टर्स हमको है ना मतलब 15,000 का एक लॉट तो भरना पड़ता है, कि मानो 15,000 का 100 रुपए का प्राइस है आईपीओ का प्राइस, तो मिनिमम क्या होगा, मेरे को 150 शेयर के लिए सब्सक्रिप्शन करना ही पड़ेगा, उससे कम का मैं नहीं कर सकता। मिनिमम 150 शेयर्स मिलेंगे मुझे, उससे ज्यादा मैक्सिमम क्या होगा, 15,000 से मैक्सिमम आप जा सकते हो 2 लाख रुपए, 2 लाख से ज्यादा में आप नहीं जा सकते यहाँ पे। तो ये 3 टाइप के इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे आईपीओ के अंदर। ठीक है, ये समझ आ गया आप लोगों को। अब कि आईपीओ की जो मेथड्स है ना वो किस तरह से बनती है, 2 मेथड से, जो वैल्यूएशन है ना उसके अकॉर्डिंग 2 मेथड डिसाइड करते हैं। एक होता है फिक्स प्राइस मेथड, मतलब कंपनी ने बोला कि 100 रुपए का प्राइस है मेरा भाई, कि कंपनी की मेरी जो आईपीओ प्राइस आएगी वो 100 रुपए का, मिनिमम 100 रुपए के लिए ही बिड करो, मैक्सिमम भी आप 100 रुपए के लिए बिड करो, उससे ज्यादा की नहीं। दूसरा जो है ना हमारा बुक बिल्डिंग मेथड, मतलब कंपनी यहाँ पे आपको क्या करती है, एक आपको रेंज प्रोवाइड करती है। किस तरह की रेंज, कि 100 से लेके मानिए 105 का, कि इतनी रेंज दे दी कि इसमें से कोई भी प्राइस पे आप बिड कीजिए, वो इन्वेस्टर पे डिपेंड है कि वो कौन से प्राइस पे बिड करता है। तो अब एज एन रिटेल इन्वेस्टर या एचएनआई या क्यूआईबी हमको क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, हम हमेशा हाईएस्ट प्राइस पे बिड करना प्रेफर करेंगे। क्यों, सपोज कीजिए बहुत सारे लोगों ने ना एवरेज प्राइस डिसाइड करी 103 की, कि 103 पे बिड कर दिया। अब मानो मैंने 100 रुपए की प्राइस पे बिड किया था, मेरी पॉसिबिलिटी क्या हो गई मिलने की, 0। क्यों, क्योंकि कंपनी अब ने क्या डिसाइड किया कि मिनिमम 103 रुपया चाहिए एक शेयर के लिए, मैं कितना दे रहा हूं, सिर्फ 100 रुपए, तो मैं तो ऑटोमेटिकली लिस्ट में से निकल गया। तो हमारा प्रेफर क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम प्राइस पे बिड करें हम लोग। क्यों, क्योंकि मानो 103 प्राइस डिसाइड हुआ ना तो भी आपको मिलेगा, के चांसेस बन जाएंगे। क्यों, आप 105 हाईएस्ट देने के लिए रेडी
हो चुके हो और डिसाइड क्या हुआ हो 103। ठीक है, ये दो मेथड्स होती है आईपीओ के प्राइसिंग्स की। अब अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप